बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर हम 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका पहला टॉपिक है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले बात, अगर हम जर्नली हम बात करें तो हमारे पास जो वर्क है उसको कंसीडर किया जाता है मेंटल, ठीक है, ज़हनी और फिज़िकल एफर्ट। यानी वर्क हमारे पास कि किसी ने कोई चीज़ सोची है या कोई चीज़ उठाई है, ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास किसके इक्वल आती हैं? ये चीज़ें हमारे पास मेंटल और फिज़िकल जो एफर्ट है उसको हम आम तौर के ऊपर वर्क के लिए डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है मेरा बेटा, लेकिन अगर फ़िज़िक्स के अंदर आप बात करें तो फ़िज़िक्स के अंदर चीज़ें वैसी सिंपल नहीं हैं जैसे दिखाई देती हैं। ठीक है, फ़िज़िक्स के अंदर मामला ये है कि हैं कि वाकई कुछ नज़र आते हैं कुछ। फ़िज़िक्स के अंदर अगर मैं वर्क की डेफिनेशन करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि वर्क के अंदर दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो फोर्स है और दूसरी चीज़ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसमें से एक चीज़ भी कम है तो आपके पास वर्क नहीं होगा। ठीक है, वर्क फोर्स, और या आप सिंपल वर्ड में अगर वर्क को डेफिनेशन करना चाह रहे हो वर्क की, तो वर्क हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है उसको आप वर्क का नाम दोगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद नंबर 2, दूसरी तरह आप वर्क को डिफाइन कर सकते हो, वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अभी हम आगे चल के सेकंड चैप्टर को बाद में शुरू करेंगे। ये अभी हमने किसी मसलियात के बुनियाद पे ये चैप्टर नंबर 4 को पहले स्टार्ट किया है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी अगर मैथमेटिकल फॉर्म अगर वर्क की लें तो वो बनेगी एफ डॉट डी, और जो डॉट प्रोडक्ट के हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आती है वो हमारे पास एफ डॉट डी के जवाब के अंदर जो क्वांटिटी आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट लेते हो डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए उसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है जी, अब आपके पास तो दूसरी जो टर्म हमने यहाँ पे यूज़ की है वो हमारे पास है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी हमारे पास होती है एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, यानी किसी जिस्म की एनर्जी उसकी वर्क करने की सलाहियत है। यानी आपने वर्क किया, आपने एनर्जी ट्रांसफ़र की, यानी अगर आप मूव कर रहे हो तो आपने मोशन के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र की। कहाँ से? आपके फुट से, ठीक है, रोड के ऊपर, तो ये भी एक एनर्जी है। ठीक है, जो मोशन के रिस्पांस के अंदर एनर्जी आती है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। और जब आप हाइट के ऊपर जा रहे हो, पोजीशन चेंज कर रहे हो, हाइट का लफ्ज़ मैं एहतियातन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो तो पोजीशन चेंज करोगे तो आपके पास जो एनर्जी आएगी उसको कहोगे आप पोटेंशियल एनर्जी। इज़ इट क्लियर? हाँ जी, अब आपके पास ये चीज़ें सारी समझने के बाद जब सिस्टम में अब आपने वर्क देखना है, पॉजिटिव कब होता है वर्क, पॉजिटिव वर्क नेगेटिव कब होता है? पॉजिटिव वर्क डन तब होगा जब आपके पास एनर्जी सिस्टम में एंटर होगी, यानी आप एनर्जी एंटर टू सिस्टम, जब आपने एनर्जी दी तो आपके पास आपको एनर्जी मिली। यानी इसी तरह है जैसे ब्लड आप दे रहे हो, ब्लड ले रहे हो किसी से, आप एनर्जेटिक हो जाते हो, ब्लड दे रहे हो तो आप एनर्जेटिक अगले को कर दोगे। ये इसका मतलब है एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी फ्रॉम बॉडी। एनर्जी टू बॉडी क्या है? एनर्जी टू फ्रॉम सिस्टम क्या है? सिस्टम में से एनर्जी जो है वो जाना नेगेटिव वर्क डन को शो करता है। ये वो वाली नेगेटिव नहीं है जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, बल्कि इस नेगेटिव होने का मतलब सिर्फ ये है कि आपके पास जो वैल्यू है एनर्जी की वो पहले से कम हो रही है। ठीक है जी, अब हम जो मेन टॉपिक है हमारा 4.1, वो टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के अंदर कांस्टेंट फोर्स क्या होती है? कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स हमारे पास नो चेंज
नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ऐसी फोर्स जिसका टाइम के लिहाज से कोई चेंज नहीं आ रहा, वेरी नहीं कर रही, वो आपके पास क्या कहलाएगी, कांस्टेंट फोर्स, यानी है हर पॉइंट के ऊपर सेम अमाउंट रहेगी, फोर्स की सेम अमाउंट हर पॉइंट के ऊपर रहेगी। ठीक है जी। उसके बाद आगे हमारी बात दूसरी तरफ बात बढ़ती है जब, तो बात बढ़ते बढ़ते हम क्या कहते हैं कि वर्क डन जब कांस्टेंट फोर्स की वजह से हम कहेंगे तो इसका मतलब है कि एंगल हमेशा सेम रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा, फोर्स हमेशा सेम रहेगी। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क डन है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो फार्मूला हमें पता है, फार्मूला हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो जो हमारे पास फोर्स है उसको डिफाइन कर सकते हैं। मेरा बेटा बात याद रखनी है, जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ वन ऑन अदर। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डॉट डी के प्रोजेक्शन क्या क्या बनेगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। इसका मतलब है अगर हम डी को अलहदा लिख लें, हम लिख लेते हैं कि W इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, ये लिखा जा सकता है, और ये बन जाएगा डी। अब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ एफ, ठीक है, एंड डी, यानी इन डायरेक्शन ऑफ डी, यानी इसको प्रॉपर डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, इट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, इट इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स, बल्कि आप डिस्प्लेसमेंट ही कह सकते हैं क्योंकि अभी हम जो करने लगे हैं उसके बाद आपको समझ आएगी। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डी, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ डी। तो इसका मतलब है डी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, या आप इसको कह सकते हैं कि अब देखो ये किस तरह से, इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया। ये हमारे पास एक कार्ट है जिसको आप पंजाबी में छकड़ा भी कहते हैं, जिसको आप ये भी कहते हैं कि आपके पास खींच रहे हो, आप उसको खींच रहे हो तो फोर्स जो लगेगी वो इस तरह से लगेगी, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ से इस तरफ हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ एंगल बनेगा, तो यहाँ एंगल बनेगा तो ये एफ कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, और ये आपके पास बन जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा। अब देखो वर्क डन जो है किसकी वजह से हो रहा है, एफ कॉज ऑफ थीटा की वजह। हम लिख लेते हैं वर्क डन, हम पहले लिखते हैं वर्क डन ड्यू टू एफ साइन ऑफ थीटा, जीरो है, वर्क डन कितना है, जीरो है, बिकॉज नो कंपोनेंट्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ डी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वर्क डन जो होगा वो किस वजह से होगा, वर्क डन विल बी ड्यू टू एफ कॉज ऑफ थीटा, यानी वर्क डन जो होगा वो हमारे पास किस डायरेक्शन में होगा, एफ कॉज ऑफ थीटा की डायरेक्शन में होगा। सही है। अब आपके पास इसका मतलब है कि वर्क डन सिर्फ उस डायरेक्शन में होगा जिसमें फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ से दो सवाल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एक आदमी जो है, एक इस तरह से दीवार खड़ी है, उसके साथ एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, वो आदमी इस दीवार को धकेल रहा है आगे की तरफ, तो क्या कोई वर्क डन हुआ है, वर्क डन हमारे पास इस केस के अंदर कितना है, W जीरो है। क्यों, दीवार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, दीवार के डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से वर्क कैसे जीरो हो सकता है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा आया, और D हमारे पास एफ जीरो कॉज जीरो आएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा W इक्वल टू जीरो। दूसरी बात, एक पर्सन है, उसने एक बाल्टी उठाई हुई है, ठीक है, बाल्टी उठा के फोर्स, उसकी बाल्टी के हाथ की फोर्स ऊपर की तरफ होगी ना, और जो चलना उसने किस तरफ है, इस तरफ, ये। तो अब आपके पास वो कहता है कि वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इस केस में भी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि देखो फोर्स लग रही है अपवर्ड, मूवमेंट हो रही है राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, थीटा हमारे पास 90 है, एफ डी कॉज 90, ये आपके पास हो जाएगा
ज़ीरो के इक्वल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आपके पास लास्ट पॉइंट ये है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये आपके पास होगा डी होगा, क्योंकि डी इंडिपेंडेंट फैक्टर है, लेकिन जो फोर्स है यहाँ पे, जो वर्क डन के अंदर फोर्स है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से क्या नाम है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर देखो वर्क हमारे पास कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट हो तो ये बॉडी इस तरफ आगे ही मूव करेगी ना। ऐसे कांस्टेंट केस के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट के केस के अंदर इस तरह से मूवमेंट होती है, और यहाँ पे आपने ग्राफ को उसके साथ मिलाना होता है। तो ये जो वर्क डन है ये आपके पास वर्क डन ड्यू टू रेक्टेंगल होगा, तो रेक्टेंगल के लिए वर्क डन जो हो गया वो हमारे पास होगा हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो कितना होगा, W इज इक्वल टू एफ डी। अब देखो यहाँ पे मैंने एफ कॉज ऑफ थीटा नहीं लगाया, आगे चल के वेरिएबल के केस में जब चलेंगे ना तो वहाँ पे एफ कॉज ऑफ थीटा लगाएंगे। यहाँ एफ कॉज ऑफ थीटा ना लगाने की सिर्फ एक ही वजह है कि आपके पास मूवमेंट एंगल टू एंगल चेंज नहीं हो रही, बल्कि हर पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। क्लियर, ये आपके पास हो गया 2 पॉइंट। अब आपके पास यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये एरिया अंडर ग्राफ क्या बताता है, ये वर्क डन बता रहा है। एरिया अंडर ग्राफ क्या बता रहा है, वर्क डन। कांस्टेंट फोर्स के अंदर एरिया अंडर एफ एंड डी है, जब वेरिएबल होगी एफ कॉज ऑफ थीटा और डी के दरमियान एरिया होगा। ठीक है जी। अब आखिरी पॉइंट हमारे पास कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा। अगर आपके पास एंगल की बात करें, एंगल बेस के ऊपर, डब्ल्यू हमारे पास पॉजिटिव तब होगा जब आपके पास एंगल लेस देन 90 होगा। ठीक है, 90 तक जाते जाते वो जीरो हो जाएगा ना, इसलिए पॉजिटिव कह रहा हूँ। और वर्क जो है वो जीरो कब होगा, जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। वर्क हमारे पास नेगेटिव कब हो जाएगा, जब थीटा एंगल हमारे पास 90 से बड़ा और 180 से छोटा या 180 तक पहुंच जाएगा, बल्कि 180 तक पहुंच जाएगा तो ये हमारे पास वो कॉज 180 हो जाएगा। अब वर्क नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि आपके पास एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही होगी कंटिन्यूसली। ठीक है जी। आज के लेक्चर पहला नंबर लेक्चर नंबर 1 था चैप्टर नंबर 4 का, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।